जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम वन रैंक वन पेंशन को लेकर बात करने वाले हैं। ओआरओपी है क्या, इसको समझना जरूरी है। और क्या सभी सैनिकों को ओआरओपी का लाभ मिल चुका है? क्योंकि अभी भी कई ऐसे सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, जो ओआरओपी को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि सर्विस हमने भी की, लेकिन हमें इसका कोई फायदा नहीं मिला। कई पूर्व सैनिक जवान ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि ओआरओपी का फायदा, वन रैंक वन पेंशन का जो फायदा है, अगर वो मिला है तो अफसरों को मिला है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सभी सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिला है, या फिर इसमें सैनिकों के साथ भेदभाव किया गया है? इसको समझना बेहद जरूरी है। और यही समझाने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया, एक बार फिर से आपने समय दिया। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज वन रैंक वन पेंशन पर बात की जाए, क्योंकि कई मेरे यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स हमारे भूतपूर्व सैनिकों के आए। उन्होंने कहा कि साहब से बात करिए, सर से बात करिए और समझिए इसको। तो सर, वन रैंक वन पेंशन जो मैं समझ पा रहा हूं तो यही है कि जिसने 17 साल जॉब 1970 के दौर में की, 80 के दौर में की, या फिर 2020 के आसपास की, उसकी पेंशन बराबर होनी चाहिए अगर रैंक उसका बराबर है। आप इसे कैसे देखते हैं? वन रैंक वन पेंशन को पहले थोड़ा सा क्लियर करिए सर, क्या है। उसके बाद जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों का जवाब हम लेते हैं। जी हाँ राजेश, आपने सही फरमाया। देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था, मैं आज से 30 साल 40 साल या 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब क्या होता था कि अगर आप एक किसी सूबेदार साहब से मिलते हैं, जी। वो सूबेदार साहब 1970 में रिटायर हुए और जो सूबेदार साहब 1990 में रिटायर हुए, उनके पेंशन में फर्क होता था, जबकि दोनों ही ने समझी बराबर बराबर नौकरी की, 28 ओके। 28 साल। अब हो ये रहा था कि पुराने जो सूबेदार साहब थे, उनको पेंशन मिलती थी, जो भी उस जमाने में पेंशन का फार्मूला था, जी। आधी पेंशन रिटायरमेंट के टाइम पर। अब जो सूबेदार साहब बाद में रिटायर हुए, उनको 2-3 पे कमीशन का और फायदा हो गया। जी। उनको पेंशन मिलती थी आधी पेंशन, समझिए बेसिक का, जो उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे तनख्वाह थी। ओके। ये देखा गया कि दो अफसर या दो जवान जिन्होंने बराबर नौकरी की, दोनों ने ही 24 साल, दोनों ने ही 28 साल की नौकरी की, जी। एक रैंक से रिटायर, उनके पेंशन में बहुत फर्क आता था। तो लोगों ने शुरुआती दौर में एक्स सर्विसमैन जो थे वो कोर्ट्स में गए, जी। से अलग अलग तरह के ऑर्डर्स आए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा कि ये सही और वाजिब डिमांड है एक्स सर्विसमैन की। ओके। भारत सरकार ने भी इसको लागू किया। 1914 से पहले कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि 2014 की बात है, जी। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने थोड़ी सी हामी भर दी थी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे 2014 ओके। के। उन्होंने बजट में प्रोविजनल 500 करोड़ डाल दिया था, यानी ओके। इन प्रिंसिपल मान गए थे कि वन रैंक वन पेंशन को लागू कर देंगे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब बीजेपी सरकार ने बहुत ही पॉजिटिव रुख देते हुए 2014 से 2019 में वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। ओके। थोड़ा सा फर्क था कि जो ज्यादातर एक्स सर्विसमैन जो गए थे अलग अलग कमिटी में, उन्होंने बोला था कि हर साल उसका कैलकुलेशन होना चाहिए जी। और हर साल इक्वलाइजेशन होना चाहिए, यानी 21 साल का सूबेदार साहब, 22 साल का सूबेदार साहब, 23 जी। साल का सूबेदार साहब, इन सब का हर साल इक्वलाइजेशन होना चाहिए। ओके। लेकिन भारत सरकार ने जैसे पीसीडीए है, वहां पर आईडीएस के अफसर बैठते हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, उन्होंने कहा कि अगर हर साल करेंगे तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा। ओके। तो क्या कि क्योंकि अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स तो वही हैं, बिल्कुल पीसीडीए सर, बिल्कुल।
वहाँ आईडीएस के ऑफिसर बैठते हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। उन्होंने कहा कि ठीक है, शुरुआती दौर में हम हर 5-5 साल में इक्वलाइजेशन कर देते हैं जी। और भारत सरकार ने इस रिकमेंडेशन को मान लिया। तो ब्लॉक बन गए कि 2014 से शुरू करेंगे, 2019 तक OROP 1, फिर उसके बाद 2019 से 2024 तक OROP 2 और ओके। अब 1 जुलाई से OROP 3 चालू हो चुका है। जी। समय ब्लॉक 5-5 साल का। राजेश, दिक्कत ये आ रही है कि मामला थोड़ा ज्यादा, कैलकुलेशंस हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड ओके सर। है। कोई तो रहा लास्ट रैंक जो है, किसी ने तो होल्ड की 1 साल के लिए, लास्ट रैंक किसी ने होल्ड की 6 साल के लिए। जी। तो ऐसे डिस्कशनों में काफी समय लग गए। जी। अब जब पे कमीशन के बाद अलग अलग टेबल बने, तो अगर आप देखें जो अलग अलग लेवल के जो टेबल बने, उसमें किसी ने अगर सेम लेवल होल्ड किया, यानी सेम रैंक होल्ड किया है 5 साल के लिए, किसी ने वही रैंक होल्ड किया बिल्कुल है सर। पहले 3 साल के लिए, दोनों की बेसिक पे में भी फर्क है, क्योंकि बिल्कुल सर। इंक्रीमेंट हर साल बदल जाती हैं। ओके सर। तो मामला पेचीदा है। हाँ, अच्छी बात यह है कि पीसीबी लगातार इस पे काम कर रही है। लेकिन दो 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 तीन सवाल और बड़े अहम हैं। एक जो चीज मैं समझ नहीं पाया और जो मेरे को एक बड़ी खामी भी लगी कि जो जिसने कलर सर्विस की है उनको वन रैंक वन पेंशन का फायदा दिया गया है, लेकिन अगर किसी ने बीच में अपनी सर्विस वीआरएस ले लिया, सर्विस को छोड़ दिया है, ऐसा सैनिकों का आरोप है कि हमें उसका फायदा नहीं मिला है। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसने 20 साल जॉब करनी थी, लेकिन घर के कारण, कुछ अपने कारणों से उसने 17-18 साल में अपनी जॉब को छोड़ दिया, उन लोगों को फायदा नहीं मिला इसका? ऐसा क्यों सर? हाँ राजेश, ये बड़ी अड़चन की बात है और मेरे ख्याल से ये पॉलिसी ये है, ये सही नहीं है। जिन्होंने जिन्होंने पीएमआर ले ली, यानी अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, चाहे जवान हो जी। अफसर हो, उसके पहले ही अगर छोड़ दी, काफी वजह होती है। जैसे आपने सही समझाया कि कई लोगों को घर में दरकार होती है। बिल्कुल सर। मेरा पर्सनल मानना ये है कि प्रोराटा बेसिस पर, जी। कि ठीक है उन्होंने 12 साल किया या 8 साल किया या 16 साल किया, प्रोराटा बेसिस पर उनको कुछ ओआरपी का अंश मिलना चाहिए। काफी सारे लोग कोर्ट में भी गए हैं। जी। तो भारत सरकार में जो डिसीजन होते हैं, ओआरओपी हो, पे पेंशन के बारे में जो डिसीजन होते हैं, 3 लेवल पर होते हैं। ये समझना पड़ेगा, ना सिर्फ फौजियों को पेंशन मिलती है, वरन 2004 के पहले जो दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आईएएस, जी। जी। आईएफएस, आईपीएस, उनको भी पेंशन मिलती है। भारत सरकार पेंशन के मामले पर 3 जगह से इनपुट लेती है। एक तो जो पेंशनर्स होते हैं, उनके जो एसोसिएशन होती है, वो जी। समय पर हर साल मीटिंग करती है भारत सरकार के साथ। एक्स सर्विसमैन की 2-3, अभी तो 5 कमेटी बन चुकी हैं। जी। अब दिक्कत ये हो जाती है राजेश, कि भारत सरकार न्यूट्रल होना चाहिए, जी। लेकिन हम डेमोक्रेसी हैं, थोड़ा पार्टी वाला एंगल भी आ जाता है। ये वाली एक्स ओके। सर्विस कमेटी जो होती है, एसोसिएशन मिलने, वो इस पार्टी को सपोर्ट करती है, वो जी। वाली जी। 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 कमेटी, अच्छा, वो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट मतलब है फलाना सैनिकों को वेलफेयर भी ये देख के दिया जाता है कि कौन किसके साथ खड़ा है, ये मैटर नहीं करता है कि उन्होंने देश की सेवा की है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं, बहुत ही दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी। लेकिन जैसे जब कोई जाता है, अब गलत है या सही है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में जब जाते हैं हमारे सैनिक भाई लोग, जी। अलग सर्विसमैन ग्रुप जाते हैं, उनको किसी को 1 गिलास चाय पिलाया जाता है, किसी को 1 गिलास शरबत पिलाया जाता है, किसी को 1 गिलास, मतलब उनकी जो सेवा होती है, उनकी जो जी। बात सुनते हैं, किसी को 1 घंटा मिलता है, किसी को 10 मिनट मिलता है। ओके। हो जाता है कि ये जो लोग हैं एक्स सर्विसमैन मिलने, ये क्या present जो गवर्नमेंट है उनके सपोर्टर्स हैं, क्या ये अपोजिशन पार्टी के सपोर्टर्स हैं? ओके। मतलब होना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए।
लेकिन क्या मैं एक शॉर्ट में फिर इसी सवाल को पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये मामला कोर्ट में है कि जिन्होंने वीआरएस लिया है उनको ओआरओपी का फायदा क्यों नहीं मिला? क्या ये पूरा मामला कोर्ट में है सर? एक बार फिर से क्लियर करेंगे इसको। कोर्ट में भी कम से कम मेरे जहन में कम से कम दो तीन कोर्ट केसेस हैं जहां अलग अलग कोर्ट में गए हैं कि जिन्होंने वीआरएस लिया है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है, उनको भी ओआरओपी का फायदा मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से जी दिक्कत यह है भारत में जब लोअर कोर्ट कोई है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, कोई हाई कोर्ट है, जब ये कोई जजमेंट देती है तो आमतौर पर भारत सरकार सिर्फ फायदा उन्हीं लोगों को देते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कोर्ट केस में एपेलेट थे। ओके। भारत सरकार क्या करती है कि अगर एक लोअर कोर्ट का जजमेंट पूरी फौज पर एक जैसे लगाना है जी, तो भारत सरकार ये इंतजार करती है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा वर्डिक्ट आए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए। तो इंतजार किया एएफटी से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और हर जगह गवर्नमेंट उसको कंटेस्ट करती है। हाई कोर्ट में सरकार उसको कंटेस्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद भी भारत सरकार नाना हाँ हाँ करते करते 2-4 साल लगा देती है। जी, डेमोक्रेसी है राजेश। उसमें से तब तक कई सैनिक इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मैं एक पॉइंट आपसे और पूछना चाह रहा हूं क्योंकि एक दर्शकों का एक और पॉइंट आया था कि ओआरओपी जवानों के लिए था लेकिन इसका पूरा फायदा ऑफिसर्स उठा ले गए हैं। इस पॉइंट को आप कितना जायज मानते हैं? हाँ राजेश, अगर आप ओवरऑल टेबल्स को देखें तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जो फायदा ऑफिसर्स को हुआ है वो ज्यादा हुआ है और जवानों को जो फायदा कम हुआ है। मैं अपने जवान भाइयों से सिर्फ यही अपील करूंगा कि वो ओवरऑल टेबल्स को इस तरह से देखें कि ये सारी टेबल जो हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे जैसे हो या अफसर हो, उनकी लास्ट जो तनख्वाह थी उससे लिंक्ड है। ओके। तो अगर एक जवान को ओआरओपी में फायदा नहीं हुआ या कम हुआ तो दिक्कत, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। दिक्कत ये आ रही है कि उनकी जो लास्ट पेंशन का ब्लॉक था, जैसे सरकार करती है फिलहाल, कैसे ओआरओपी 1-2-3 की टेबल्स बनाई गई हैं कि उस ब्लॉक में जो एक सूबेदार साहब रिटायर हुए, सबसे कम तनख्वाह पेंशन पर रिटायर हुए और सबसे ज्यादा पेंशन या सबसे तनख्वाह पर रिटायर हुए, सरकार उसका एक एवरेज निकालती है। ओके। एवरेज निकालने के बाद उस साल का जो एवरेज निकला से जिन जिन को कम तनख्वाह थी या पेंशन बनी उनको तो एवरेज तक ले आती है इंप्रूवमेंट करके, और जिनकी भी तनख्वाह एवरेज तनख्वाह से ज्यादा थी यानी पेंशन एवरेज से ज्यादा बन रही है जी, उनको प्रोटेक्शन देती है। यानी उनका अगर ज्यादा है तो 200, 400, 1100 रुपए अगर ज्यादा है तो ज्यादा ही रहता है, उसको कम करके एवरेज पर नहीं लाती है। ठीक है सर। ये जो कैलकुलेशन है, मेरी सब जवान भाइयों से ये दरख्वास्त है कि इसको अफसर बनाम जवान ना बनाएं। ये टोटली बेस्ड है कि आपकी आखिरी तनख्वाह कितनी थी, बेसिक क्लास में कितनी थी। अब जाहिर बात है कि अफसरों की बेसिक और की जो आखिरी तनख्वाह थी ज्यादा थी, वो ज्यादा थी, बिल्कुल। जंप जब आया वो अफसरों को ज्यादा आया। ये समझना पड़ेगा कि जवानों की इंक्रीमेंट कैसी होती है, हर साल 800 रुपए, हर साल 1200 रुपए। जाहिर बात है कि अगर आप नॉर्मल पेंशन, मैं पे कमीशन की पेंशन टेबल्स की बात कर रहा हूं, अलग अलग लेवल 6, 7, 8 की अगर देखें इंक्रीमेंट ऐसी होती है हर साल 650 रुपए, 850 रुपए। जबकि वो पे कमीशन की जो टेबल है लेवल 11, 12, 13, 14, वहां पर हर साल का इंक्रीमेंट ऐसे होता है 2500 रुपया, 3100 रुपया। तो अफसरों को ज्यादा फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनकी लास्ट पे ज्यादा थी। तो भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि देखिए, कुछ दल ऐसे भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जो कि अफसरों और जवानों में एक तोड़ पैदा करना चाहते हैं।
तो मालूम है कि अगर हम अफसरों को तोड़ देंगे, जवानों को तोड़ देंगे, तो उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो जवान भाइयों से यही उम्मीद है, आशा करता हूं, प्रेयर है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इसको अफसर बनाम जवान ना कीजिए। आपकी जो लास्ट पे स्लिप है उस आप अपनी अपनी एक दरख्वास्त पीसीडीए को लिखिए कि मेरी ओआरएपी टेबल इतनी कम क्यों फिक्स हुई है जी। पीसीडीए प्रयागराज में है। जवाब पक्का आएगा कि आपकी ओआरओपी टेबल में इसीलिए आपका जो भी मिल रहा है कम या ज्यादा फिक्स हुआ। ज्यादा दिक्कत है तो भारत सरकार ने जितने डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड हैं जी, स्टेट के जो सैनिक बोर्ड हैं उन पर डिटेल्स भेज दी है कि फॉर्मूला क्या है। तो मेरे जवान भाइयों से ये पूछना है कि डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड में जाए, स्टेट सैनिक बोर्ड में जाए, वहां पर बैठे। वहां पर भी जो काम कर रहे होते हैं ज्यादातर एक्स सर्विसमैन हैं। मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि ये सैनिक बोर्ड में एक्स सर्विसमैन भाई लोग काम करते हैं, वो एक पीड़ित एक्स सर्विसमैन हवलदार नायक को बैठकर तसल्ली से समझाएंगे कि उसका कैसे फिक्स हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि ये जवान वर्सेस ओआर का मसला ना किया जाए, लेकिन कई जवानों की नाराजगी थी इसको लेकर। उन्हें उनका ये कहना था कि ये ओआरओपी हमारे लिए था, लेकिन क्योंकि अफसरों ने नुमाइंदगी की और उन्होंने खुद का ही वेलफेयर उठा लिया। ये जवानों के सवाल थे साहब। और उम्मीद है ओआरओपी, क्योंकि कई वीआरएस जिन जवानों ने लिया है उनका भी ये सवाल था कि हमें इसका फायदा नहीं मिला है। लेकिन 2-3 पॉइंट आपने बड़े अहम कहे कि अगर जरूरी है तो आप कोर्ट में जाइए और फैसले का इंतजार करिए, या फिर क्योंकि देश की राजनीतिक पार्टियां फैसला लेती हैं तो फिर चुनावों का इंतजार कीजिए और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी बारीकी से आपने बात रखी। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद साहब, थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।